नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी के लिए मैं डिम्पी कालरा आपके साथ रहूंगा अगले आधे घंटे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले हफ्ते के लिए बेहतर से बेहतर प्रिपेयर कर पाएँ मार्केट के अंदर कि इस समय बाज़ार के अंदर क्या हुआ है। मैं पहले थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहता हूँ और दिखाऊंगा भी, आप उसको ज़रा देखिएगा और उसके हिसाब से फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले आते हैं निफ्टी पे। क्या निफ्टी का वीकली रिटर्न कैसा रहा? वो तो सपाट था, निफ्टी ने कुछ खास बड़ा रिटर्न नहीं दिया। स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसिस का भी रिटर्न हफ्ते भर में कुछ खास नहीं रहा। अगर आप चार्ट दिखा पाएँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप भी दिखा सकते हैं। सबसे बेहतरीन रिटर्न सेक्टर वाइज किसने दिया वो आपको दिखाते हैं। उसमें होगा एफएमसीजी। एफएमसीजी में जब से इन्फ्लेशन का थोड़ा डर कम हुआ है और कंजम्पशन आपको पता ही है अलग अलग वर्टिकल से आती है, पीछे फेस्टिवल गए, अभी चुनाव हैं या और भी मामले होंगे, तो ये सबसे बेहतरीन चलने वाला इंडाइसिस बन गया है, सेक्टर बन गया। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स भी अच्छा चला, इसने डिफेंसिव कम अग्रेसिव वाला रोल अपनाया। बाजार के चलते चलते निफ्टी फार्मा भी ठीक ठाक चला 1% ऊपर। तीसरा था एनर्जी और चौथा था, बस तीसरा एनर्जी रखे, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा हमको ऐसा कुछ सेक्टर मिला ही नहीं जिसमें कुछ बहुत तेज़ी आ पाए। टूटा कौन? सरकारी बैंकों का इंडेक्स। निफ्टी का पीएसयूज बैंक इंडेक्स अगर आप दिखाएंगे तो सबसे ज़्यादा टूटने वाला इंडाइसिस बन गया इस पूरे हफ्ते के अंदर, ये करीब 3% टूटा। इसके अलावा ऑटोज भी टूटा, लेकिन अगर आज का डाटा आप जोड़ देंगे तो सारा प्लस माइनस करने पर करीब 1% माइनस बनता है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, नहीं तो ये ज़्यादा कमज़ोर था। आज का जो बिल्कुल आप लास्ट का फ्राइडे का मूव देख पा रहे हैं अपने कॉर्नर में, तो ये आज ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ है। जरा मैं आपके सामने शेयर्स भी रख दूं, उसके बाद फिर मेरे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। कुणाल परार हैं और विवेक कारवा, एक फंडामेंटल हैं और एक टेक्निकल हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन रहेगा अगले हफ्ते की तैयारी के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय दिया आपने। और विवेक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा शेयर्स भी दर्शकों के सामने रख दूँ कि कौन से बढ़िया शेयर्स चले। जब हम एफएमसीजी की बात बोलते हैं तो फिर ब्रिटानिया का नाम, नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी का नाम आना स्वाभाविक हो सकता है, तो वही हुआ। ब्रिटानिया सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर बना एफएमसीजी इंडाइसिस में, करीब 5% का रिटर्न इसने दिया। विप्रो आईटी की लीडरशिप संभाल रहा था, वजह इसका स्ट्रॉन्ग बेस था, तो विप्रो ने अच्छे से मैनेज किया। इसके अलावा नेस्ले जैसे भी फायर हुआ स्क्रीन पर, यह भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में गया। सरकारी कंपनी की अगुवाई कर रहा था कोल इंडिया, इसने अच्छा रिटर्न दिया करीब 3% का। लूजर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा टूटा एम&एम, फिर एचडीएफसी लाइफ, तीसरा यूपीएल। आप कुछ ये शेयर फायर्स करेंगे तो ये आपको दिखेंगे हफ्ते भर में नेगेटिव रिटर्न करीब करीब 5% के आपको देते हुए दिख रहे हैं। ये हफ्ता कई लिहाज से लेसन्स के भरा हुआ था। लेसन्स ये रखा कि एक दिन की गिरावट को परमानेंट नहीं माना जा सकता। लेसन ये भी था कि पुल बैक आ सकते हैं। लेसन ये भी था कि ऊपर जाके रेजिस्टेंसेस पक्के हो रहे हैं। लेसन ये भी था कि कई बार आपको छोटे छोटे फैसले या जल्दी जल्दी फैसले भी लेने चाहिए बाजार में। इस मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर घंटे हर एक क्षण कुछ ना कुछ नई बातें आपके स्क्रीन पर आती रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि बाजार सबसे बड़ा गुरु है, सबसे आगे निकलता है। अब हम अगले हफ्ते की जो तैयारी कर रहे हैं, दो अपने मार्केट के गुरु के साथ कर रहे हैं, विवेक कारवा और कुणाल परार। एक बार वापस से स्क्रीन पर दिखाइए। विवेक जी से करते हैं शुरू। और विवेक जी का नाम बहुत पसंद है और मैं कई बार बोलता हूँ कि बिन विवेक ज्ञान नहीं हुई। अगर आपके पास विवेक ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपका नाम मेरे को बहुत पसंद है विवेक जी। अगर मैं अपना नाम बदल सकता ना तो मैं अपना नाम विवेक ही रखता, अगर मैं अपना नाम बदल सकता इस समय तो। खैर विवेक जी, ज़रा मेरे को ये बताइए कि आपको बाज़ार इस समय महंगा लग रहा है, ये फेयर वैल्यू वाला लग रहा है? मैं अंडर वैल्यू का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, अंडर वैल्यू तो है ही नहीं, तो या फेयर वैल्यू होगा या तो महंगा होगा, बस दो ही चीज़ होंगी। नमस्कार डिम्पी जी। देखो, अगर नाम रखने से कोई कुछ बन जाता है तो फिर नमस्कार। मैं तो और कहीं पहुंच जाता। तो, तो अब ये आज तो बात भी है, नहीं मार्केट ये बट चाहता सर है फर्क कि तो पड़ता है, आपका नाम बहुत सुंदर है। तो एनीवे, तो देखिए, बाजार आज के दिन आपने जैसे कहा फेयर वैल्यू है या फिर महंगा है। चीप तो है ही नहीं, सस्ता तो है ही नहीं, और ये महंगे की साइड में ही है आज के दिन।
इस पे मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा देना आप। लेकिन जो मेरा विचार है, मतलब आपको ध्यान होगा 2-4 दिन पहले जब सुबह का शो कर रहे थे हम, तो मैंने यही कहा था कि बाजार सोच रहा है कि बाजार में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, और अगले दिन बाजार 1000 पॉइंट सेंसेक्स टूटा और निफ्टी करीबन 300-400 पॉइंट टूटा था। तो बाजार को ऐसे शॉक्स चाहिए कभी कभी, ताकि जो फ्रॉथ है बाजार में वो थोड़ा कम हो, क्योंकि लगातार एक सपाट की अगर रैली आती है, बढ़त आती है, तो गिरना भी संभाविक है कि उसी तेजी से गिरेगा। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। देखिए, जो हिस्टोरिकली निफ्टी का वैल्यूएशन हम लोग देखते थे, जो फेयर वैल्यू देखते थे, वो करीबन हुआ करता था करीबन 17-18 पी पे। और पिछले 3-4 साल से ये पी समझ लीजिए कि न्यू नॉर्मल है, और ये नया पी बन गया करीबन 21-22 पी। 21-22 नहीं बोलूंगा, 20 या 21 पी, उस रेंज में। आज अगर आप देखो निफ्टी का जो अर्निंग्स है, वो करीबन रहेगा 920 रुपया, 940 रुपए। तो उस हिसाब से आप अगर देखो तो निफ्टी का पी आज गिरता है करीबन 23। तो जो न्यू नॉर्मल है उससे भी ज्यादा अभी इंडेक्स ऊपर चल रहा है, तो मतलब वैल्यूएशन डेफिनेटली कॉस्टली हुआ। लेकिन बाजार क्यों टूट नहीं रहा है? पहली चीज, हम लोग ऑलमोस्ट क्वार्टर एंड में है, दिसंबर खत्म होते ही आपको अगले महीने रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे, और अगर रिजल्ट्स में सरप्राइज आया और निफ्टी का पी लगा कि ये 1000 रुपया क्रॉस करेगा, तो अचानक ही हम लोग क्या होंगे कि ये 21 पी दिखने लगेगा, तो वैल्यूएशन सस्ता हो जाएगा। तो अब बाकी अब डिपेंड करता है कि रिजल्ट, तो जनवरी बहुत बहुत क्रूशियल रहेगा बाजार के लिए। वहां पे अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मार्केट करेक्ट होगा, नहीं अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो एक करेक्शन ड्यू है। तो सारा का सारा रिजल्ट पे डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, डन सर। अच्छा एनालिसिस किया आपने, और मेरे को भी ये बात सही है, आपने अच्छे से याद भी दिलाया और नोटिस भी कराया कि देखिए अर्निंग्स को आप भूल नहीं सकते। अर्निंग्स अपना असर दिखाते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर हो या फोर्थ क्वार्टर हो, अलग अलग तरह की अलग अलग टाइमिंग और प्लेसमेंट के हिसाब से अर्निंग का असर ज़रूर पड़ता है। और इस बार तो अर्निंग प्लस नया साल वाला, और दूसरा लेगेसी भी लेके जा रहे हैं, और चुनाव भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच भी होगा, तो बहुत सारा फ्रंट पे आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा विक्स इसलिए भी थोड़ा बड़ा हुआ है। खैर एनी हाउ, कुणाल परार से पता करते हैं। कुणाल जी, मैं मार्केट का मोटा मोटी आइडिया ले चुका हूं, और मैंने सेक्टर से भी समझ में आ गया कि क्या चला इस हफ्ते और क्या टूटा इस हफ्ते। मेरे को ज़रा आगे की फॉरवर्ड गाइडेंस चाहिए आपसे। अगला हफ्ता किसके लिए अच्छा रहेगा, और कुणाल जी अगला हफ्ता किसके लिए ख़राब रह सकता है? आप टेक्निकली सेक्टर्स भी बता सकते हैं, शेयर भी बता सकते हैं। वेल, डिम्पी जी, सबसे पहले आपको एंड विवेक जी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नॉर्मली क्रिसमस पे लोग लाल कलर का लाल कलर का नॉर्मली क्लोथ पहनते हैं, लेकिन हम आशा रखते हैं कि आने वाला दिन लाल ना हो लेकिन ग्रीन ही रहे। अभी बात करते हैं निफ्टी की, तो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि ये जो हफ्ता है पूरा लेसन से भरा हुआ था। एक हाई वॉलेटिलिटी हमें वेडनेसडे को देखने को मिली, उसके बाद थर्सडे को एंड फ्राइडे को एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। तो इस लेवल पे अगर मैं ऊपर की मोमेंटम की बात करूं, तो विवेक जी, मैं डिम्पी जी, मैं इतना बोल सकता हूं कि अगेन अगला हफ्ता जो है बुलिश का ही रहने वाला है, यानी कि ग्रीन कलर का ही रहने वाला है। ऊपर के लेवल की बात करो तो 21,600 तक के लेवल है जो निफ्टी हमें दिखा सकता है। अगर वो ब्रेक करता है तो 22,000 तक के भी लेवल हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। नाउ डिम्पी, यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये भी है कि पहले एक टाइम था जहाँ पे नॉर्मली ऐसे टाइम पीरियड में, यानी कि क्रिसमस के अराउंड, एफआई जो थी वो हॉलीडेज पे चली जाती थी, लीव पे चली जाती थी, और मार्केट एकदम सुस्त हो जाता था। लेकिन आज एक ऐसा टाइम है कि जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया में इतना बढ़ चुका है कि एफआई अगर सेलिंग पोजीशन बनाती भी है, अगर एफआई अगर सेल मोड में भी है, तो उसकी ज्यादातर इम्पैक्ट अपने को मार्केट में देखने को नहीं मिल रही। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये नजरिया है तो मोमेंटम ओवरऑल हमें ऊपर की तरफ ही रखना चाहिए। 21,600 निफ्टी के लेवल में फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आपने एक सेक्टर की बात की, तो डिम्पी जी एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर है जिसके ऊपर में लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बुलिश हूँ, और मैंने ये कहा भी था कि अक्टूबर 2023 के बाद पर्टिकुलर सेक्टर में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, वो है आईटी सेक्टर। आप देख सकते हो कि काफी अच्छे मोमेंटम में आईटी सेक्टर है। नए 52 वीक के हाई पे है। उसका जो ऑल टाइम हाई है 39,446, वो भी आईटी सेक्टर टच कर सकता है। और डिम्पी जी, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इसमें मैंने इन्फोसिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा वेटेज दिया था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस आने वाले दिनों का हीरो प्रूव हो सकता है। 1900 तक के लेवल हमें इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है। तो एक काउंटर इन्फोसिस सेक्टर स्पेसिफिक आईटी पे फोकस करके हमें चलना चाहिए।
ठीक है, इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा एनालिसिस आपने भी दिया कि आईटी आपकी, मेरे को याद है आपने आईटी के बारे में पहले भी जिक्र किया था, और कई बार चर्निंग का पार्ट भी बनता है आईटी, तो आईटी उस चर्निंग का पार्ट भी है। इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए आपको बड़े सेक्टर्स की ज़रूरत होती है, आप बहुत दिनों तक बैंकिंग के बदौलत नहीं आगे बढ़ सकते, तो आईटी को आना ही था, आया भी, और इन्फोसिस आप बता रहे हैं कि और अच्छा चल सकता है। तो अगले हफ्ते की तैयारी का पहला सेक्टर और पहला शेयर आईटी और सेक्टर इन्फोसिस शेयर हो गया और आईटी सेक्टर हो गया। आगे बढ़े, अब जरा कुछ ऐसी चीज़ें पता कर लेते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर एक बस जैसा है कि पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, कैसे ट्रेड नहीं होगा। उसी सेगमेंट में अगर आप आते हैं तो बैंकिंग है, उसमें से कुछ निजी बैंकों के चलने पर थोड़ा डाउट हो रहा है। विवेक सर, जरा आप बैंक के बारे में हमको क्लियर करेंगे। ये डाइवर्जन ना फ्राइडे यानी कि आज के सेशन में भी साफ दिखा। आज आईटी की हेल्प से निफ्टी खड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी डेज लो पे जाके बंद हुआ है। तो आप हमको ये बताएंगे कि बैंकिंग में क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों नहीं चल रहा है, या अगर चलेगा तो कोई कौन सा बैंक चल सकता है? देखिए डिम्पी जी, अभी बाजार में ऐसा हो रहा है कि जो सेक्टर्स चल रहे हैं उसको उसके पीछे काफी पैसा लगा हुआ है। और मतलब चाहे वो टेक्निकल ले लो चाहे फंडामेंटली भी ले लो, जहाँ जो सेक्टर बढ़ रहा है निवेशक ये सोच रहे हैं कि उसी पे दाव लगाया जाए ताकि फ्रेश आप आराम से कमा पाओ। अब इन वैल्यूएशंस में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वैल्यूएशन ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको अगर स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रहना होगा तो आपको पता चलेगा बाजार में आज भी जो एनबीएफसी सेगमेंट है, फाइनेंशियल्स है ओवरऑल, वो आज भी बहुत सस्ते हैं। तो किसी को एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाना हो, देखिए ये सारा कभी कभी होता है कि एक रेंज में सेक्टर चलते रहता है और जब इसमें रैली आएगी तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी रैली आएगी। एक उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ एचडीएफसी। अब एचडीएफसी एक साल हो गया ऑलमोस्ट एक रेंज में अटका हुआ था, लेकिन अब अर्निंग्स विजिबिलिटी यहाँ पे भी आने लगी है और स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिखाया, तो हो सकता है वहां पे एक मूवमेंट दिखाए। ऐसा ही हो रहा था आईसीआईसी बैंक के साथ। और आप अगर कोटक बैंक भी ले लो तो वहां पे भी मैनेजमेंट कौन होगा, क्या नया सीईओ करेगा, ये सारी दिक्कतें थी, तो इसके लिए ये बैंक्स नहीं चले। तो जितने भी निजी बैंक्स है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली आपको अगर बाजार को ऊपर लेके जाना है तो बैंक्स का पार्टिसिपेशन और फाइनेंशियल्स, तो मुझे यहाँ पे अंडर वैल्यूड लग रहा है। मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा फाइनेंशियल्स। किसी को अगर निवेश करना हो तो फाइनेंशियल सस्ता लग रहा है। और दूसरा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे आईटी, तो ये दोनों सेक्टर आपको उठते हुए दिखेंगे अगले कुछ दिनों में या फिर हफ्तों के अंदर, और बाजार वहां से फिर नया स्तर छूने वाला है। तो फाइनेंशियल्स में आप डेफिनेटली बने रहिएगा। जी, इंटरेस्टिंग, आपने भी ये पॉइंट काफ़ी, देखिए यही होता है अच्छे गेस्ट के साथ बातचीत करने का नतीजा। आपको ना बहुत सारे आपके भ्रम दूर होते जाते हैं जैसे जैसे आप उनसे चर्चा करते हो, इसलिए कोई टोका टाकी नहीं। जब तक एनालिस्ट बोल रहा है बोलते रहने दीजिए। आप हो सकता है एक काम की बात आपके हाथ में लग जाए और वही आपकी आदत को बदल देगी, ट्रेडिंग के तरीके को बदल देगी। मैं उसमें से एक अपनी बताऊँ, मैं लास्ट वाले ट्रेड पहले देखता था, मैंने बंद कर दी देखना, तो मैं तब से ज़्यादा सुखी हूँ, मेरे को अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। और 9:30 के बाद ज़्यादा अच्छे ट्रेड मिलते हैं। पहले 5 मिनट में से दे, कई बार आर्टिफिशियल ट्रेड भी होता है, तो मैंने पहले 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट को छोड़ दिया, जो हो रहा है सो होने दो। तो कई बार ना आपको अच्छे लेसन्स मिल जाते हैं, जैसे दोनों हमारे एक्सपर्ट्स आपको अर्निंग और लर्निंग वाले कंसेप्ट पे लेके चल रहे हैं। खैर एनी हाउ, मैं कुछ और स्टॉक्स पे भी आ जाता हूँ या फिर कुछ सेगमेंट्स पे भी आऊँगा चर्चा के लिए। फार्मास्यूटिकल्स का प्ले इस बार काफ़ी अच्छा रहा। फार्मा पे कई बार ये डाउट होता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, हालांकि इस बार उन्होंने प्रूव किया, ना केवल इस महीने बल्कि हफ्ते बल्कि इस पूरे साल में भी प्रूव किया। आप साल का भी चार्ट दिखाओ निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स का, इस वीक के साथ मंथ का और साल का भी चार्ट दिखाओ। अब हमारा धर्म और कर्म ये बन जाता है कि अच्छे फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे वैल्यूएशन ग्रोथ दोनों का वैल्यू मिल जाए, वो कौन सी चीज़ें पकड़ लेनी चाहिए। कुणाल परार, एक बार ज़रा हमारी हेल्प कीजिए फार्मास्यूटिकल्स में एक अच्छा शेयर ढूंढ के बताने की, जिसमें हम समय भी देंगे, अपना कन्विक्शन भी देंगे, अपना पैसा भी लगाएंगे, लेकिन बदले में एक ही चीज़ चाहिए, वो है रिटर्न। वेल डिम्पी जी, मुझे याद है एक औरो फार्मा करके स्टॉक था जिसके ऊपर मेरा फोकस था, एंड मुझे याद है मैंने एक 1052 पे दिया था, ऊपर में 1095 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका कल के सेशन में। एंड डिम्पी जी, अगेन मैं औरो फार्मा को ही री इनिशिएट करने की बात करूंगा। 1066 के अराउंड अभी फिलहाल औरो फार्मा ट्रेड कर रहा है, और हम यहाँ से खरीदारी करके ही चलेंगे अगेन। भले ही इसमें टारगेट आ गया हो, लेकिन वापस हम इसमें ही खरीदारी करके चलेंगे 1066 के पास। एंड वैसे देखने जाए डिम्पी जी, तो इसने
फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया हुआ है बेली चार्ट पे। आली चार्ट पे देखने जाए तो जो रिसेंट का जो बॉटम टॉप था, सॉरी, उसका भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। एंड कुछ ही दिनों में स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा। एंड जब ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा डिम्पी जी, मीन टाइम में ये 12 से 13% की मूव हमें इजीली दिखा सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 to 3%, बस 10 से 12% की बात कर रहा हूँ। सो अगेन मेरा कन्विक्शन अभी ऑरो फार्मा बहुत ज्यादा है। 1066 पे आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम 990 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। नाउ डिम्पी जी, ब्रेकआउट दिया हुआ है और जब भी नॉर्मली स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वहां पे रिस्क फ्लोर जो होता है थोड़ा सा लंबा आ जाता है। तो यहाँ पे आपका 7% का एसएल बैठेगा 990 का, लेकिन टारगेट भी मैं उतने ही ऊपर के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इमीडिएट बेसिस पे जो हिडन रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1125 का। जैसे ही 1125 क्रॉस करेगा स्टॉक हमें 1220 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15% का रिटर्न फ्रॉम प्रेजेंट लेवल। सो बाय करके चलने की सलाह है 990 के एसएल के साथ। ठीक है, डन। ऑरबिंदो फार्मा पे आपका पुराना कन्विक्शन भी काम आया और आप कह रहे हैं कि आगे भी चल सकता है। ये आपने फार्मास्यूटिकल से छांट के हमको दे दिया। कई बार ना मार्केट ऐसे जोन में आ जाता है, जैसे विवेक सर आपको बता रहे थे कि हाँ एक्सपेंसिव है थोड़ा बहुत और आपको यहाँ पे बहुत ही सिलेक्शन, बहुत ही अच्छा काम करना होगा। सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि मैं बड़े ग्रुप के साथ जाऊँगा जो कि रेपुटेड ग्रुप है और उसने बहुत पैसा बना के दिया, वेल्थ अच्छी क्रिएट करके दी है, और उस ग्रुप में आप ढूंढेंगे ना तो आपको टाटा एकदम से ध्यान आएगा। विवेक सर, टाटा ग्रुप का कोई एक, आपकी अनुमति हो तो आप 2 भी दे सकते हैं। कोई 2 ऐसे शेयर्स दे दीजिए जो न केवल मेरा हफ्ता ठीक करें बल्कि मेरा आने वाला साल भी ठीक करें 2024 का, जिसमें वैल्यू और ग्रोथ दोनों बाकी हो अभी। देखिए, एक्चुअली टाटा ग्रुप ओवरऑल आप अगर देखो तो वैल्यूएशन वाइज ज्यादातर जगह आपको कॉस्टली ही दिखेगा। फिर भी अगर आप मुझे बोलो कि 2 अगर मैं पिक करूं तो मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा टाटा कंज्यूमर। अभी शुरुआत में आप बात कर रहे थे एफएमसीजी की ग्रोथ की, और मुझे लग रहा है कि जो रूरल इंडिया में ग्रोथ दिखने को मिल रहा है उससे टाटा कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, अब अगले साल इलेक्शन आ रहा है, तो क्या होता है कि इलेक्शन एक तरह का स्टिमुलस पैकेज होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, अब इलेक्शन कमीशन तो क्या रिपोर्ट दिखाएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जितना पैसा खर्चा होता है ये एक स्टिमुलस पैकेज के रूप में उभर के आता है हर इलेक्शन। तो यहाँ पे जो पैसा खर्चा होगा रूरल साइड में, ये टाटा कंज्यूमर को आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। क्यों टाटा स्टील? वापस देखिए, यहाँ पे स्टील सेगमेंट आपको दिख रहा है कि कमोडिटीज एक तरह का कंसोलिडेशन देख चुके हैं और कमोडिटीज में यहाँ से वो रिकवरी देखने को मिलेगी, तो उसके लिए टाटा स्टील यहाँ से वो रिकवरी दिखा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यूएस ऑलरेडी बात कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से घटाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटाता है तो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, तो इसके लिए वापस स्टील सेगमेंट यहाँ से आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तीसरी चीज, चाइना से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये भी आपको संकेत दे रहा है कि थोड़ी बहुत वहां पे रिकवरी आ रही है। जो जितना खराब होना था वो हो गया। अब देखिए, जो कोविड का फैक्टर है ये अभी तक मैंने फैक्टर इन नहीं किया है, क्योंकि मालूम भी नहीं है कितना बड़ा ये रिस्क है या नहीं है। लेकिन अगर चाइना यहाँ से रिकवरी दिखाता है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, तो कमोडिटीज यहाँ से रैली कर सकते हैं वापस। तो टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर। तो आपने स्टील काउंटर बता दिया। वैसे टाटा स्टील सर मैं आपसे सीधा भी पूछ सकता था, आप यकीन मानेंगे पहले मैं सीधा यही पूछने जा रहा था आपसे, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं सीधा स्टॉक पूछूंगा तो हो सकता है सर हाँ या ना में बोलें, तो इसलिए एक काम करता हूँ ग्रुप का पूछ लेता हूँ। तो ग्रुप में से हो सकता है इससे भी बेहतर कुछ पड़ा हो तो बता देंगे, लेकिन आपने टाटा स्टील बता के ये बात प्रूव कर दिया कि मैम सही डायरेक्शन में सोच रहे थे। ठीक है विवेक जी, बहुत बढ़िया, आपने टाटा स्टील को शामिल करके टाटा ग्रुप में से एक शेयर ये भी बताया। खैर एनी हाउ, एक काम और करते हैं, जरा वीआईपी ट्रेड आपके सामने रखते हैं दोनों मेहमानों का। ये वीआईपी वो नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि ये वीआईपी वो हैं जो आपको खुश करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही शानदार बना देते हैं। कुणाल जी आपसे शुरू करें, आपका वीआईपी शेयर। वेल, 2 स्टॉक है और दोनों में कन्विक्शन ज्यादा है। आपने टाटा ग्रुप की बात की, अभी मैं बजाज ग्रुप की बात करूंगा। उसमें एक स्टॉक है मुकुंद लिमिटेड, 194.60 के अराउंड उसने क्लोजिंग दिया है, ब्रेकआउट है स्टॉक में एंड अच्छी खासी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 182 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे। 182 टारगेट की बात कर लेते हैं। पहला टारगेट डिम्पी जी जो हमें देखने को मिल सकता है
वो है 205, जो इसका इमीडिएट हर्डल है। 205 जैसे ही क्रॉस करता है डिम्पी जी 220 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं तकरीबन सबको 12-13% का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है मुकुंद लिमिटेड। और दूसरा गोदरेज सीपी, आपने ब्रिटानिया की बात की थी स्टार्टिंग में, एफएमसीजी की बात की थी, तो उसमें से एक स्टॉक है गोदरेज सीपी जो मैंने लिया है। 1077.9 के अराउंड का क्लोजिंग है, बाई करके चल रहे हैं। 1025 का एसएल, 3025 का टारगेट, 1120 का पहला टारगेट है। जैसे ही 1120 डीपीजी काउंटर क्रॉस करता है, ऊपर में हमें 10% तक की मोमेंटम विथ इन अ मिनट टाइम ये स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 1185 1185। तो गोदरेज सीपी और मुकुंद लिमिटेड दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। एक थोड़ा सा बढ़िया शेयर आपके स्क्रीन पर आपको गोदरेज कंज्यूमर्स दिखेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, कंजम्पशन वाले शेयर्स थोड़ा चलते हैं ना, तो धीरे धीरे सरक सरक के चलते हैं। ये आपको ल्योर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से हिट दिखेगा, आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हो, लिंक बना रहे हो। ये धीरे 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 आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंसर वाला रोल अपनाते हैं कि अच्छा 10 ग्राम कम है तो लो मैं कर देता हूँ, 15 ग्राम कम है तो मैं कर देता हूँ, आधा किलो कम है तो मैं कर देता हूँ। इसको टिपिकली बैलेंसर बोलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। और मुकुंद में तो आपको ध्यान रखना है 205 220 का टारगेट है। विवेक जी, आपकी तरफ से आपका वीआईपी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। तो डिम्पी जी, अभी जैसे आप कह रहे थे कि बड़ी कंपनी लूं, बड़ा ग्रुप लूं या फिर छोटी कंपनीज में रिस्क लूं, देखिए मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा मारुति। अब मारुति यहाँ से अब तक चला नहीं है क्योंकि एक रेंज के अंदर ही है, अभी भी उस 10 साढ़े 10 हजार के बीच में ही चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 11,000 तो आराम से आपको दिखा देगा। हो सकता है कि अगले मतलब एक आध महीने के अंदर दिखा दे। और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि अब तक मारुति थोड़ा सा स्लो चल रहा था ईवी स्पेस में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब वो लोग फुल्ली सेट है, और जब ईवी पूरा लॉन्च करेंगे ये लोग, मार्केट शेयर इनके पास काफी हद तक आएगा। तो मारुति फर्स्ट पिक रहेगा। दूसरा मेरा है विप्रो। अभी आप भी विप्रो की बात कर रहे हैं। देखिए विप्रो बहुत पिट गया था स्टॉक ऊपर के स्तरों से, आप देखो तो, क्योंकि उधर दो तीन दिक्कतें थी कि अजीम प्रेमजी नहीं तो कौन, और कौन सीईओ होगा, फ्यूचर कंपनी का क्या है, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, काफी दिक्कतें चल रही थी विप्रो में। तो इनफैक्ट आपके शो पे कई बार मैंने रिकमेंड किया हुआ 380 में वीआईपी में, और अभी मैं बोलता हूँ कि ये 500 तक आपको आराम से दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? एक तो वहां पे रीजी होने वाला है मैनेजमेंट का, और रूमर्स ये भी चल रही है कि अजीम प्रेमजी खुद इन्वॉल्व है अभी, ताकि कंपनी एक राइट ट्रेजेक्टरी में वापस चलने को चालू हो जाए। तो विप्रो दूसरा बेट रहेगा। और आईटी ओवरऑल, जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सस्ता भी लग रहा है ओवरऑल सेक्टर, तो इसके लिए 500 के टारगेट के लिए आप विप्रो भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे ट्रेड आपने हमको दिए विप्रो। हालांकि कन्विक्शन टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग है और आपने फंडामेंटली भी चीज़ें गिनवा दी, और हमें तो इसका बेस ही इतना पसंद था। हमने 2-3 बार कार्यक्रम में इस शेयर के बारे में जिक्र किया और पहले भी किया। और मारुति का तो खैर कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट के अंदर। जिस चीज़ में सबसे स्ट्रांग थे ना, उसी चीज़ में सबसे पावरफुल बन रहे हैं। ये कहते थे कि मारुति का ईवी का सेगमेंट नहीं है, अब ईवी पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। कहते थे मारुति जल्दी जल्दी इनोवेशन नहीं करता, सबसे ज़्यादा इनोवेशन मारुति कर रहा है। कहते थे मारुति तो सिर्फ हायर एंड की गाड़ियाँ नहीं बना पाता ज़्यादा, अब हायर एंड की गाड़ियाँ उतार के भी आपको प्रूव कर रहा है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मारुति को आगे आपके 11,000 तक लेके भी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज हमको अच्छे से गाइड करने के लिए, और फिर से आपको मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेक जी और कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।